सोचिए, अगर कोई दुनिया से पूरी तरह कट जाए तो वो कितने दिन तक जिंदा रह सकता है। आज हम एक ऐसी ही कमाल की अविश्वसनीय कहानी में उतरने वाले हैं जो इंसानी सहन शक्ति की हर सीमा को पार कर जाती है। देखिए, 21 मार्च 1967। यह दिन किसी भी आम दिन जैसा ही था। 21 साल की कार्ला ओवेन अपने माता पिता के साथ उनके प्राइवेट सेस्ना 195 प्लेन में ऑरेगन से सैन फ्रांसिस्को जा रही थीं। उन्हें क्या पता था कि ये उड़ान उनकी एक साथ आखिरी उड़ान होने वाली है। यही सवाल कार्ला की जिंदगी का सच बनने वाला था। मतलब, जब कोई खुद को एक सुनसान द्वीप पर एकदम अकेला और बेबस पाता है, तो वो कौन सी चीज है जो उसे आगे बढ़ने की ताकत देती है? तो चलिए इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं कार्ला की कहानी में। तो हुआ ये कि सब कुछ बस एक पल में बदल गया। कैसे एक नॉर्मल सी फ्लाइट एक भयानक सपने में बदल गई, आइए देखते हैं। और ये सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि यकीन करना मुश्किल है। उड़ान भरने के बस 35 मिनट बाद वो एक जबरदस्त तूफान में फंस गए। रास्ता बदलने की कोशिश में उनका रेडियो सिग्नल टूट गया और कुछ ही देर में फ्यूल खत्म होने की वार्निंग के साथ वो प्रशांत महासागर के ऊपर पूरी तरह खो चुके थे। प्लेन के पायलट, जो कार्ला के पिता थे, उन्हें घने बादलों के बीच जमीन का एक टुकड़ा दिखा। उन्होंने इमरजेंसी लैंडिंग की घोषणा कर दी, लेकिन वो कोई हवाई पट्टी नहीं थी, बल्कि नुकीली चट्टानों वाला एक सुनसान द्वीप था। शाम के 7:12 पर एक जोरदार धमाके के साथ विमान क्रैश हो गया। विमान का मलबा तो शांत हो गया, लेकिन कार्ला के लिए असल जंग तो अब शुरू हुई थी। क्रैश के ठीक बाद के वो पल बहुत भयानक थे। जब कार्ला को होश आया तो उसका सिर बुरी तरह फट रहा था और शरीर पर गहरे घाव थे। वो दर्द से कराहती हुए किसी तरह कॉकपिट की तरफ बढ़ी और वहां जो उसने देखा, उससे उसकी रूह कांप गई। उसके माता पिता सीट बेल्ट से तो बंधे थे, लेकिन अब इस दुनिया में नहीं थे। उस अकेले द्वीप पर उसे अपनी जिंदगी का सबसे मुश्किल काम करना पड़ा। कांपते हाथों और रोते हुए उसने प्लेन के टूटे हुए मेटल के टुकड़ों से रेत खोदी और अपने माता पिता को वहीं दफना दिया। इस काम में उसे पूरे 2 दिन लग गए। इस सदमे से उभरने के बाद जो पहली और सबसे बड़ी चुनौती सामने आई, वो थी प्यास। चारों ओर अरबों गैलन पानी था, लेकिन वो सब खारा था। उसे पीने के लिए साफ पानी चाहिए था, वरना मौत पक्की थी। तो उसने फौरन वही किया जो एक सर्वाइवर करता है, अपने आसपास के संसाधनों का इस्तेमाल किया। विमान का टूटा हुआ ढांचा उसका घर बन गया और एक पंख उसकी छत। यही उसका किला था जो उसे बेरहम मौसम से बचाने वाला था। और अब कहानी का वो हिस्सा आता है जहां कार्ला ने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने नए माहौल में ढलना और जिंदा रहने के तरीके खोजना शुरू कर दिया। उसकी पहली बड़ी पहेली थी खाना और पानी। नारियल के पेड़ तो थे, लेकिन बहुत ऊंचे। पत्थर मारकर तोड़ने की कोशिश की, पर वो भी नाकाम रही। तो अब वो क्या करती? लेकिन उसने जो तरीका निकाला वो कमाल का था। विमान की सीट बेल्ट से एक फंदा बनाया, उसे अपने पैरों में फंसाया और पेड़ पर चढ़ने के लिए एक ग्रिप बना ली। कई बार गिरी, चोटें भी लगीं, लेकिन वो आखिरकार ऊपर पहुंच ही गई। उस नारियल का पानी उसे अमृत जैसा लगा होगा। मतलब उसका पूरा का पूरा रहन सहन ही बदल गया था। नारियल तो थे ही, साथ में वो अपनी जान जोखिम में डालकर चट्टानों पर चढ़ती थी और पक्षियों के अंडे चुराती थी। उसने विमान की एक लोहे की रॉड को हथियार बनाकर केकड़ों का शिकार करना सीखा। यहाँ तक कि समुद्री शैवाल को सुखाकर चिप्स की तरह स्टोर करना भी सीख लिया। लेकिन देखे, सिर्फ जिंदा रहना ही काफी नहीं था, दिमागी तौर पर भी खुद को बचाए रखना था। इसलिए उसने प्लेन के मलबे पर पत्थर से लकीरें खींचकर दिनों का हिसाब रखना शुरू किया। ये सिर्फ वक्त का हिसाब नहीं था, ये एक रूटीन था, एक मकसद था जो उसे उस अंतहीन अकेलेपन में डूबने से बचा रहा था। और जैसे जैसे दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलते गए, उसकी असली लड़ाई अब बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि अपने ही मन के अंदर शुरू हो गई। जब लगभग 100 दिन बीत गए, तब एक नया दुश्मन सामने आया। और ये दुश्मन भूख या प्यास से भी कहीं ज्यादा खतरनाक था, अकेलापन। वो उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। सन्नाटा इतना गहरा था कि उसे अपनी ही धड़कनें शोर जैसी लगती थीं। इस जानलेवा अकेलेपन से लड़ने के लिए उसने एक बहुत ही अनोखा तरीका निकाला।
उसने नारियल के एक सूखे खोल पर कोयले से चेहरा बनाया और उसका नाम रखा मिस्टर होप। ये सिर्फ एक खिलौना नहीं था, ये उसके जिंदा रहने की एक तरकीब थी। वो उसके साथ बातें करती, अपने डर बताती। मिस्टर होप वो सहारा बन गया था जो एक इंसान को इंसान बनाए रखता था। एक वक्त ऐसा भी आया जब उसने भागने की कोशिश की, लकड़ियों से एक बेड़ा बनाया, लेकिन समंदर की विशाल लहरों को देखकर उसकी हिम्मत टूट गई। वो बेड़ा वहीं सड़ने लगा जो उसकी निराशा का प्रतीक बन गया था। उसे लगने लगा था कि अब यही द्वीप उसका अंत होगा। 200 से ज्यादा दिन बीत गए। एक दिन वो पूरी तरह टूट चुकी थी और एक ऊंची चट्टान में किनारे पर कूदने के लिए खड़ी हो गई। लेकिन ठीक उसी पल उसे अपने माता पिता की याद आई और खुद से किया वो वादा याद आया, जिंदा रहने का वादा। वो घुटनों के बल गिरकर रोई और उसने कसम खाई कि वो हार नहीं मानेगी। और फिर जब लगा कि अब सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं, किस्मत ने आखिरी बार दरवाजा खटखटाया। पूरे 272 दिन, सोचिए, इतने लंबे समय तक उसने अकेले जंग लड़ी थी। और फिर वो दिन आया। दोपहर का वक्त था जब अचानक उसकी नज़र क्षितिज पर एक कार्गो जहाज पर पड़ी। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने फौरन सूखी लकड़ियों में आग जलाई और उसमें गीले पत्ते डाल दिए ताकि घना काला धुआं उठे। वो अपनी पूरी ताकत से हाथ हिलाकर चिल्लाने लगी और आखिरकार जहाज के एक नाविक ने दूरबीन से उस धुएं और रेत पर लिखे SOS को देख ही लिया। जब रेस्क्यू टीम द्वीप पर पहुंची तो उन्हें एक आदिवासी जैसी दिखने वाली लड़की मिली, जिसके हाथ में एक डायरी थी। जहाज के कैप्टन ने जब उस डायरी के आखिरी पन्ने पढ़े तो उसकी आंखों से भी आंसू बह निकले। आखिरी पन्ने पर लिखा था, मम्मी पापा, मैंने हार नहीं मानी, मैं घर वापस आ रही हूँ। ये सिर्फ एक इंसान का बचना नहीं था, ये इंसान की इच्छा शक्ति की, उसकी हिम्मत की एक ऐसी जीत थी जिसे भुलाया नहीं जा सकता।